हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल विवेकानंद कैरियर पॉइंट। हम आज बायोलॉजी का टॉपिक सेल बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि सेल बायोलॉजी जेड के अनुसार देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को द यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया है? कोई ना कोई तो इसके पीछे रीज़न है कि सेल को द यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया है। तो रीज़न यह है कि सेल इज ए, या आप ऐसे लिख सकते हो कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी सेल किसी सजीव प्राणी की सबसे छोटी इकाई है। आप इसका एग्जाम्पल कैसे ले सकते हो? जैसे मान लो हमने सोचा हमें हाउस बनाना है या हमें होम बनाना है, तो उसकी छोटी इकाई कौन सी होगी? ठीक है, तो उसकी छोटी इकाई होगी ईंट, यानी ब्रिक्स ही होगी उसकी सबसे छोटी इकाई, यानी ईंट होगी। तभी तो हम एक घर का निर्माण कर पाएंगे ना। तो इसीलिए सेल के बिना शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। इसीलिए सेल को क्या कहा गया है? इसीलिए सेल को कहा गया है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। क्या कहा गया है? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस लाइन का मतलब समझिए। इसमें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल का क्या मतलब हो गया? संरचनात्मक। स्ट्रक्चरल का संरचनात्मक, यानी यह किसी संरचना का निर्माण कर रहा है। सेल किसी संरचना का निर्माण कर रहा है। जैसे हमारा शरीर है, सेल ने सारे शरीर का निर्माण किया है, तो स्ट्रक्चरल बोल दिया। फंक्शनल, क्रियात्मक, यानी सभी क्रियाओं में सेल ही काम आता है। सेल से ही सभी क्रियाएं होती है, ठीक है ना। तो इसलिए फंक्शनल बोल दिया। सेल से सभी क्रियाएं कैसे होती है? तो आप देखिए, सेल जैसे ये हमने ले लिया सेल से क्या हमने, जब ग्रुप ऑफ सेल्स इकट्ठे हुए, जब ग्रुप ऑफ सेल्स इकट्ठे हुए, ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है? आप बताइए, अपने दिमाग में सोचिए, ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है? ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा जाता है टिश्यूज या ऊतक। टिश्यूज ये हो गया कोशिका, ये हो गया ऊतक। अब टिश्यू ने मिलकर के क्या बनाया? बताइए। टिश्यू ने मिलकर के क्या बनाया? टिश्यू ने मिलकर के बनाया एक ऑर्गन। टिश्यू से मिलकर के क्या बना? ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन बन गए तो एक ऑर्गेनिज्म का, यानी प्राणी का निर्माण हुआ। क्या हुआ? एक ऑर्गेनिज्म का, प्राणी का निर्माण हुआ। इसीलिए स्टार्टिंग कहाँ से हुई? सेल से हुई। सेल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, तो इसीलिए सेल को ही बोला जाता है द यूनिट ऑफ लाइफ। इतना हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे आगे। क्या पढ़ेंगे? कि संख्या के आधार पर सेल को दो भागों में विभक्त किया गया है, या दो भागों में बांटा गया है संख्या के आधार पर। कौन कौन से? एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जीवों को कोशिका की संख्या के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन से दो भागों में बांटा गया है। सम सेल्स हैव, क्या? सम ऑर्गेनिज्म हैव सिंगल सेल्स। क्या होती है? उनमें सिर्फ सिंगल सेल होती है, यानी उसमें एक ही सेल होती है, तो उसे कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक कोशिकीय प्राणी। उसे क्या कहेंगे? एक कोशिकीय प्राणी। उसमें सिर्फ सिंगल सेल होगी, सिर्फ एक ही कोशिका होगी पूरे शरीर के अंदर। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वायरस। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? वायरस। जैसे ये मान लो वायरस की संरचना है,
तो इसमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है। इसमें कितनी सेल्स होती है? सिर्फ एक सेल होती है, ठीक है। और अगर शरीर में मैनी सेल्स हुई, क्या हुई? मैनी सेल्स। शरीर में शरीर में सेल्स की संख्या एक से ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है? एक से ज़्यादा है, तो उसे क्या कहेंगे? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या कह दिया? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी हमने सेल को संख्या के आधार पर, सेल की संख्या के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में डिवाइड किया है, जिसके अंतर्गत पहला हो गया सिंगल सेल, दूसरा हो गया मैनी सेल्स, यानी एक से ज़्यादा है। कितने? 1 से ज़्यादा है या 1 से मोर है। तो मैनी सेल्स वाले को कह दिया मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और उसको कह दिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर मल्टीसेलुलर के एग्जाम्पल्स की बात करें, क्या मल्टीसेलुलर के एग्जाम्पल की बात करें तो प्लांट्स, ये तो फिर सारे हो गए, हम हो गए, एनिमल्स, एनिमेलिया जगत के सभी जीव, एनिमेलिया जगत के सभी हो गए, ठीक है। और भी बात करें तो फंगस हो गया, शैवाल हो गए, ठीक है, एल्गी हो गए। तो ये हमने सेल के 2 पार्ट्स पढ़े, ठीक है, 2 पार्ट्स पढ़े। अब मेरी बात सुनिए, यूनिसेलुलर सेल के लिए एक शब्द उपयोग में लिया जाता है, यूनिसेलुलर के लिए एक शब्द उपयोग में लिया जाता है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ अभी। देखिए, यूनिसेलुलर के लिए एक शब्द उपयोग में लिया जाता है, क्या? इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट। क्या लिया जाता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट। यह शब्द किसके लिए? जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हमने इसका एग्जांपल दिया था आपको, वायरस। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, क्या? सम बैक्टीरिया, यानी कुछ जीवाणु भी इसके एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट का मतलब क्या हो गया? स्वतंत्र निर्णयवादी। वो खुद एक ही सेल है, तो उसका निर्णय अंतिम निर्णय होगा। कोई व्यक्ति एक है, जैसे इसके अंदर सेल ही एक है, तो इसका निर्णय होगा, कोई दूसरा तो निर्णय देने वाला ही नहीं है, इसलिए इसे क्या कह दिया? इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि हमने सेल बायोलॉजी को ही जेट के अंदर बायो में सबसे पहले स्टार्ट क्यों किया। आपको भी पता है, आप जेट की तैयारी कर रहे हो, कि सेल टॉपिक में से हर साल 1 से 2 क्वेश्चंस पक्के हैं। कुछ बार ऐसा भी हुआ है कि 3 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। हुआ है कुछ बार ऐसा कि 3 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने सेल को सबसे पहले स्टार्ट किया है, ठीक है। तो हम सेल की कुछ डिस्कवरीज के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्टली, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट। देखिए, फर्स्टली सेल डिस्कवर्ड बाय। सबसे पहले सेल किसके द्वारा खोजा गया? सोचिए अपने मन में, सबसे पहले सेल किसके द्वारा खोजा गया? तो हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। सबसे पहले जो सेल खोजा गया, सेल का जो डिस्कवरी हुई सबसे पहले, वो की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। आपने बिल्कुल सही सोचा, सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। कब की थी? ये जो सन है, ये ईयर बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है। कहाँ की थी? इन कोरक, ठीक है सर, आपने बता दिया इन कोरक। कोरक क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ। जो पेड़ होता है, उसके जो तना होता है, उस पर जो छाल होती है, उसे कोरक कहा जाता है। उसके अंदर इन्होंने खोज की थी, पर उसमें भी एक कमी रह गई, वो थी डेड सेल्स। क्या थी? डेड सेल्स। जो कोरक में खोज की थी वो डेड सेल्स थी।
यानी क्वेश्चन यहाँ से दो प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो फर्स्टली सेल डिस्कवर्ड बाय, किसने की, वो डिस्कवर्ड सेल फर्स्टली, और एक बन गया डेड सेल फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय। दो क्वेश्चन बन गए, दोनों के उत्तर सेम होंगे, रॉबर्ट हुक। ठीक है, यहाँ से सन पूछ ले तो 1665। ठीक है, तो फिर आपने बोल दिया कि सर ठीक है, डेड सेल की तो रॉबर्ट हुक ने कर दी। फिर लिविंग सेल की किसने की, तो मैं आपको बता दूं लिविंग सेल की जो खोज है वो की थी, लिविंग सेल की खोज की थी एंटोन लीवन हॉक ने। किसने की थी, एंटोन लीवन हॉक ने। कब की थी, आप पूछोगे कब की थी, 1672। ठीक है, 1672 किसके सहायता से की थी, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप की सहायता से, की सहायता से। जिस समय रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी, डेड सेल्स की खोज की थी, उस समय इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये सिर्फ डेड सेल्स पर अटक करके रह गए। एक बात और बता दूं, एंटोन लीवन हॉक को बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये नहीं है कि लिविंग सेल की सबसे पहले खोज किसने की थी, इन्होंने किसकी की थी, लिविंग सेल की। अगर पूछ ले सेल की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की, तो रॉबर्ट हुक आएगा। अगर ऐसे पूछ ले कि लिविंग सेल की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की, तो एंटोन लीवन हॉक आएगा। कब की थी, 1672। ये जो दोनों सन हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इन पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। और रॉबर्ट हुक की हम एक बात और करें तो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। अब आप सोच रहे हो साइटोलॉजी क्या होता है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है साइटोलॉजी और एक होता है हिस्टोलॉजी। यहाँ से क्वेश्चन आया है जेट में, शायद 2019 में यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम सेल की स्टडी कर रहे हैं, किसकी, सेल की स्टडी कर रहे हैं, तो कहलाएगा साइटोलॉजी, यानी कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। और ऊतकों का अध्ययन, किसका अध्ययन, ऊतकों का अध्ययन या हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतक से क्या मीनिंग हो गया, टिश्यू कल्चर या टिश्यू स्टडी, कुछ भी बोल लो, मतलब आप समझ गए। यानी ऊतकों का अध्ययन, वो कोशिका होगी, टिश्यू का क्या मतलब हो गया, ऊतक। टिश्यू का क्या मतलब हो गया, ऊतक। ठीक है दोस्तों, ये हमने पढ़ा। सेल की सबसे पहले खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। वो थी डेड सेल थी। और एंटोन लीवन हॉक ने की थी लिविंग सेल की, यानी डेड सेल की रॉबर्ट हुक और लिविंग सेल्स की एंटोन लीवन हॉक। रॉबर्ट हुक ने कब की थी, 1665 में। रॉबर्ट हुक ने कब की थी, 1665 में। और एंटोन लीवन हॉक ने की थी 1672 में। ये दोनों ईयर है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनके नाम भी इम्पोर्टेंट है। इसमें से दो क्वेश्चन बन रहे हैं कि डेड सेल की सबसे पहले या सेल की पूछ ले, तब भी आपको रॉबर्ट हुक का ही नाम लेना है। फादर ऑफ साइटोलॉजी भी रॉबर्ट हुक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी भी रॉबर्ट हुक है। ये सन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट तो ये भी है, पर ये इससे भी ज़्यादा है। ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको बोला जाता है, एंटोन लीवन हॉक को। फिर एक और रह गया, मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ इसको भी। ठीक है दोस्त, एक आपसे पूछ सकते हैं न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय, बताइए। यानी न्यूक्लियस के खोजकर्ता कौन होंगे, बताइए। रॉबर्ट हुक नहीं, रॉबर्ट ब्राउन। कौन होंगे,
रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस के खोजकर्ता कौन होंगे? रॉबर्ट ब्राउन। यानी हमने अभी तक 3 वैज्ञानिकों के नाम पढ़े हैं, 3 साइंटिस्ट के नाम पढ़े हैं। रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी की थी? सेल की और डेड सेल की। और एंटोन लीवेनहॉक ने किसकी की थी? लिविंग सेल्स की। रॉबर्ट हुक को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी। एंटोन लीवेनहॉक को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आ गया न्यूक्लियस के पिता कह दो, या न्यूक्लियस किसके द्वारा खोजा गया, तो वो हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। उम्मीद है आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हो, इसको लिखते चलना, एक जैसे लाइन वाइज इसको लिखते चलना। जैसे ये मैंने लिखवा दिया न्यूक्लियस की खोज की गई, तो आप अपनी नोटबुक में लिखो न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, हो गया। अब आ गई सेल थ्योरी। क्या आ गई? सेल थ्योरी, या आप इसको हिंदी में कह सकते हो कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया बताइए? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया। कोशिका सिद्धांत दिया गया स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। ये 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। पहले जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने सेल की खोज की थी, केंद्रक की खोज की थी। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? केंद्रक कहा जाता है। इनकी खोज की थी, पर इनके बारे में सिद्धांत या आप बोल सकते हो विस्तृत अध्ययन इन्होंने ही किया, स्लाइडेन और स्वान ने। अगर स्लाइडेन की बात करें तो ये कौन से साइंटिस्ट थे, ये कौन से विभाग में थे? ये थे बोटनिस्ट से आप समझ गए प्लांट्स। इन्होंने किसके बारे में बताया? प्लांट्स के बारे में अध्ययन किया और फिर हमको बताया। स्वान एक थे जूलॉजिस्ट। क्या थे? जूलॉजिस्ट, यानी जीव जंतुओं के बारे में स्वान ने बताया, एनिमल्स के बारे में, एनिमल या जगत के बारे में। ठीक है, तो स्लाइडेन एक बोटनिस्ट थे, स्वान एक जूलॉजिस्ट थे। उसके बाद चलते हैं स्लाइडेन ने क्या कहा। स्लाइडेन ने कहा डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। ये लाइन आपको याद रखनी है। ये पेपर में ऐसी की ऐसी लाइन आएगी। क्या आएगी? डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ प्लांट। डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ प्लांट। इसका क्या मतलब है? विभिन्न प्रकार के ऊतक पादप के पौधों के ऊतकों का निर्माण करते हैं। फिर ऊतकों से किसका निर्माण होता है? ऊतकों से हो गया ऑर्गन सिस्टम का, अंग तंत्र। फिर इससे किसका होगा? एक ऑर्गेनिज्म का। ठीक है ना, तो ये आप समझ गए। डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ प्लांट। ये बात कह दी स्लाइडेन ने, प्लांट्स के बारे में कही। क्या कही? डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ द प्लांट्स। फिर आगे स्वान। कौन आगे? स्वान। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। फिर आगे स्वान क्या थे? एक जूलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एक तो इनका शब्द ले लिया, एक खुद का ले लिया। इन्होंने कहा एनिमल्स एंड प्लांट्स bodies were made up of cells and its products, या आप बोल सकते हो सेल्स प्रोडक्ट्स। इसका मतलब हो गया जीव या एनिमल्स और जो प्लांट्स है उनका जो शरीर है, उनकी बॉडी है, वो सेल या सेल के प्रोडक्ट्स के द्वारा बनी होती है। जैसे सेल के प्रोडक्ट्स हो गए प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सब सेल के प्रोडक्ट्स हो गए। तो स्वान ने यह बात कह दी। ठीक है, स्वान ने एक बात और कही। ये जो लाइन है इससे क्वेश्चन श्योर आया है, एक बार नहीं 2 बार आया है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, इसको आप इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट करके लिखिएगा आप इसको। इन्होंने कहा plants have a unique character। ध्यान दीजिएगा, प्लांट हैव ए यूनिक करेक्टर।
ऑफ सेल वॉल। इन्होंने क्या कहा, प्लांट हैव ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ सेल वॉल। आप इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्वेश्चन इससे आने की पूरी संभावना है। प्लांट हैव ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ सेल वॉल, इसका मतलब हो गया जो पौधे हैं उनमें एक कैरेक्टर होता है, यूनिक है वो खुद में, प्लांट्स के खुद में यूनिक है, वो है सेल वॉल का। प्लांट के अलावा अगर हम बात करें प्लांट्स के अलावा अगर हम बात करें एनिमल्स की बात करें तो इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है। इनमें एनिमल्स में सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, तो आपने बोला सर आपने जैसे बताया इसमें इतनी इंपॉर्टेंट वाली तो कोई बात नहीं लगी, ये तो एक नॉर्मल सी बात ही लग रही है। तो मैं आपको बताता हूँ ये एक नॉर्मल बात नहीं है। यहाँ पर शब्द आया है प्लांट। क्या शब्द आया है, प्लांट। प्लांट का मतलब हो गया, अगर प्लांट के बारे में किसी ने खोज की है तो वो है एक बोटनिस्ट। जूलॉजिस्ट कभी भी प्लांट के बारे में खोज नहीं करेगा, या प्लांट के बारे में कोई भी अपनी धारणा है, अवधारणा है, वह नहीं देगा। कौन देगा, एक बोटनिस्ट देगा। पर इसके बारे में किसने बताया, स्वान ने, और स्वान ने क्या थे, जूलॉजिस्ट। तो जैसे क्वेश्चन आ गया कि सेल वॉल में, जैसे इससे कैसा गया, प्लांट हैव ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ सेल वॉल, ये आ गया, ये किसने बताया। ठीक है, तो ऑप्शन में दे दिया स्लाइडेन, स्वान, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन। तो हम स्लाइडेन की तरफ जाएंगे क्योंकि स्लाइडेन एक बोटनिस्ट है और बोटनिस्ट हमेशा प्लांट्स का अध्ययन करता है। स्वान की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक जूलॉजिस्ट है, तो हम सोचेंगे यहाँ पर तो प्लांट नाम आया है, तो यहीं पर जो स्टूडेंट है उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये हमने क्या पढ़ा, हमने सेल थ्योरी स्टार्ट की, जिसे हिंदी में कहते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई, तो वो आ गया स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन थे एक बोटनिस्ट, स्वान थे एक जूलॉजिस्ट। यानी इन्होंने प्लांट्स के बारे में, इन्होंने एनिमल्स के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में बताया। तो सबसे पहले स्लाइडेन ने क्या कहा, स्लाइडेन ने कहा डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स फॉर्म द टिश्यूज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट्स, यानी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है किसके, प्लांट से, और उत्तकों से प्लांट का निर्माण होता है। फिर आगे स्वान भैया थे जूलॉजिस्ट, तो उन्होंने कहा एनिमल्स एंड प्लांट्स बॉडीज वर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल्स प्रोडक्ट्स। और फिर उन्होंने यह लाइन दे दी, प्लांट हैव ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ सेल वॉल। क्या कहा, प्लांट हैव ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ सेल वॉल, यानी सेल वॉल होना प्लांट का खुद के अंदर एक यूनिक कैरेक्टर है। हमारे अंदर सेल वॉल नहीं है तो ये हमारा कैरेक्टर नहीं है। अगर हम में भी होता, एनिमल्स में भी होता और प्लांट्स में भी होता, तो वो प्लांट्स का यूनिक कैरेक्टर नहीं होता। जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है, क्या सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली सब में होती है, तो हमने यहाँ पर नहीं लिखा ना कि प्लांट है यूनिक कैरेक्टर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल हम में नहीं होती, सिर्फ प्लांट्स में होती है, इसलिए हमने लिखा प्लांट है यूनिक कैरेक्टर ऑफ सेल वॉल। पर यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, यहाँ से प्रश्न बनता है तो ये बात किसने कही, और हम जाएंगे बोटनिस्ट की तरफ, किसकी तरफ, स्लाइडेन की तरफ। तो आपने एक बात पर ध्यान दिया होगा कि इन दोनों ने सेम बात कही। इसने भी कहा डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स फॉर्म द टिश्यूज ऑफ प्लांट्स, और इसने भी कहा एनिमल्स एंड प्लांट्स बॉडीज वर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल्स प्रोडक्ट्स। यानी इन दोनों ने एक बात कही, अलग अलग बार कहा। इन दोनों ने कहा क्या, इन्होंने यही कहा कि जो एनिमल की बॉडी है या प्लांट की बॉडी है वो सेल या सेल प्रोडक्ट्स के द्वारा बनी होती है। तो ये दोनों आगे साथ में खुद का सिद्धांत देने के लिए, ऑफिशियली खुद का सिद्धांत देने के लिए आगे, और उन्होंने एक परिभाषा दी। इन्होंने क्या किया, एक परिभाषा दी, इन्होंने एक परिभाषा दी। ठीक है, आप समझ रहे हो। पहले तो इन्होंने अलग अलग दी थी, स्लाइडेन ने अलग दी थी, स्वान ने अलग दी थी, ऑफिशियली अभी तक नहीं दी थी। इन्होंने बता दिया था कि ऐसे 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 होता है, स्वान ने भी बता दिया था, ये बात स्वान ने भी बता दी। ठीक है, पर इन्होंने ऑफिशियली दी, इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी का पूछ ले तो अकेला स्लाइडेन नहीं है, अकेला स्वान नहीं है, ये दोनों मिलकर के सेल थ्योरी दी गई है। तो इन्होंने क्या कहा, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर formed by all organisms are formed by composed of cell and its products बोल दो या सेल प्रोडक्ट्स। अब भैया ये दोनों आ गए हैं साथ में,
इन्होंने ऑल ऑर्गेनिजम्स का नाम ले लिया। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसका ले लिया? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड बाय कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। ऑल ऑर्गेनिज्म में अब दोनों आ गए, प्लांट भी आ गया और एनिमल्स भी आ गए, ठीक है ना। इन दोनों का पूछे, कोशिका सिद्धांत की परिभाषा पूछे, किसकी? सेल थ्योरी की डेफिनेशन पूछे, तो सेल थ्योरी की डेफिनेशन ये होगी। ये स्लाइडेन की डेफिनेशन है, ये स्वान की डेफिनेशन है, पर सेल थ्योरी की डेफिनेशन क्या है? सेल थ्योरी की डेफिनेशन ये है। तो आप इसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं, जैसे ये लिख लीजिए, इस प्रकार जैसे मैंने लिखाए हैं आपको सही लगे उसी प्रकार आप लिखिए, ठीक है। पर भैया अब एक प्रॉब्लम और आ गई, लिख लिया? मैं इरेज कर रहा हूँ, आप वीडियो रोक कर भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ गई इंटरेस्टेड बात। अब क्या आ गई? इंटरेस्टेड बात। इन्होंने सब कुछ बता दिया। इन्होंने क्या क्या बता दिया? इन्होंने बता दिया कि सेल से बनते हैं टिश्यूज़, टिश्यूज़ से बन गया ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बन गई ऑर्गेनिज्म। बता दिया इन्होंने, अपनी अपनी परिभाषा भी दे दी। पर आपने एक चीज़ का ध्यान दिया, यह नहीं बता पाए कि सेल कहाँ से आया, यह नहीं बता पाए सेल कहाँ से आया। तो ये इनका क्या हो गया? यह इनका ड्रॉबैक हो गया। आपसे पूछ सकते हैं ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी इज, क्या पूछ सकते हैं? व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी? सेल कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है, या वो किस बारे में खोज करने में असफल रहे, उसका ड्रॉबैक क्या है? तो वो थी यह नहीं बता पाए कि सेल कहाँ से आया, ठीक है। तो इसलिए आए भैया ये रूडोल्फ विर्चो, आपने नाम सुना होगा रूडोल्फ विर्चो, 1855 में। ये इम्पोर्टेंट है, ये सन इम्पोर्टेंट है। इन्होंने एक लाइन बताई, इन्होंने एक सेंटेंस दिया, वो था ओ मेनी सेलुला ई सेलुला, ओ मेनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब हो गया न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड बाय, क्या हो गया? न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ, न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टेंस सेल्स, यानी नई कोशिकाओं का निर्माण जो पुरानी कोशिकाएं हैं उसके अंदर विभाजन होने से होता है। नई कोशिका कैसे बनेगी? जो पुरानी सेल्स थी उसके अंदर विभाजन से। जैसे ये कोई कोशिका है, ठीक है, ये क्या है? ये एक सेल है, इसके अंदर हुआ डिवीजन, यानी क्या हुआ? सेल डिवीजन हुआ, कोशिका विभाजन हुआ। कोशिका विभाजन से दो नई कोशिका बन गई। ये क्या है? ये न्यू सेल है, न्यू सेल है। तो कोशिका विभाजन से क्या बन गई? न्यू सेल बन गई। तो इन्होंने ये रूडोल्फ विर्चो ने ये बता दिया। जो सेल थ्योरी का ड्रॉबैक था उसको किसने बताया? रूडोल्फ विर्चो ने। तो जब भी हम सेल थ्योरी पढ़ते हैं तो रूडोल्फ विर्चो को भी इसके साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए ओ मेनी सेलुला ई सेलुला, आप इसी समझ लीजिए ओ मेनी सेलुला ई सेलुला, यानी ओ मेनी कई सेलुला सेल्स का निर्माण, ई सेलुला एक सेल से होता है। फिर आप पूछोगे सर ये सेल कैसे आई? ये सेल भी किसी में डिवीजन से आई होगी, ये देखिए ये यहाँ से आई होगी। तो इसी प्रकार अगर हम जाएंगे तो साइंटिस्ट ने एक शब्द दिया है, साइंटिस्ट ने पहली सेल, फर्स्ट सेल का नेम बताया है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट सेल नेम डी नोवो। फर्स्ट सेल यह है किसकी? यूनिवर्स की फर्स्ट सेल डी नोवो को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। डी नोवो का मतलब होता है अपने आप, ये साइंटिस्ट के द्वारा बताई गई है, कोई मैंने नहीं बताई है। तो यूनिवर्स में फर्स्ट सेल किसे कहा जाता है? डी नोवो को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं साइज ऑफ सेल, कोशिका छोटी बड़ी। हमने सेल के टाइप्स पढ़े, यूनिसेलुलर सेल्स और मल्टीसेलुलर सेल्स। यूनिसेलुलर यानी एक कोशिका प्राणी जिसमें सिर्फ सिंगल सेल होती है, और मल्टीसेलुलर एक से ज़्यादा सेल्स होती है। उसके एग्जाम्पल भी पढ़े, यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल हो गया वायरस, मल्टीसेलुलर के प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस, ठीक है, एल्गी। तो हम अब पढ़ रहे हैं साइज ऑफ सेल या सेल्स। तो साइज ऑफ सेल्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी सेल। यह जेट में क्वेश्चन भी आया था, शायद 2017 में यहाँ से क्वेश्चन आया था कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है।
तो वो होती है माइकोप्लाज्मा। नाम याद रखना, माइकोप्लाज्मा। वैसे तो ये बैक्टीरिया की मानी जाती है, पर माइकोप्लाज्मा इसका साइज हो गया 0.3 माइक्रोमीटर या पाइकोमीटर आप बोल सकते हो, 0.3 माइक्रोमीटर। फिर टाइपिकल बैक्टीरिया सेल, इसका साइज हो गया 1 से 2 माइक्रोमीटर, ठीक है। फिर आ गया वायरस, इसका साइज हो गया 0.2 माइक्रोमीटर। ह्यूमन आरबीसी, क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ह्यूमन आरबीसी, इसका साइज होता है 7 माइक्रोमीटर, ठीक है। वायरस किसका एग्जाम्पल था? वायरस था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वायरस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का उदाहरण था, हमने पढ़ा था। ये एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट रखता है, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। और अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट सेल की, किसकी? लॉन्गेस्ट सेल की, तो लॉन्गेस्ट सेल कहा जाता है नर्व सेल को। किसको? नर्व सेल को। जो दिमाग में होती है ना नर्व सेल, उसे कहा जाता है लॉन्गेस्ट। आपने उसकी संरचना भी पढ़ी होगी, कुछ ऐसी होती है, इस प्रकार होके इतने यहाँ से ऐसे जाके और फिर इस प्रकार से, मतलब वो एक लंबी सेल होती है, इसलिए इसको लॉन्गेस्ट सेल कहा जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आ सकता है, एक और क्या आ सकता है? लार्जेस्ट आइसोलेटेड लॉन्गेस्ट सेल। लार्जेस्ट आइसोलेटेड लॉन्गेस्ट सेल किसे कहा जाता है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच के अंडे को, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, यानी ये 3 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट लिखवाई है, मैंने आपको और ज़्यादा नहीं लिखवाई है। ये इंपॉर्टेंट है और जिस पे मैंने स्टार लगाया है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास यहीं तक है, जो आगे का टॉपिक बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।